ध्वजारोहण में ही शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पे मूर्तिकार अरुण ही योगीराज विशेष अतिथि होंगे और इसके साथ ही अमिताभ बच्चन, सोनू निगम को भी भेजा गया है न्योता। आपको बताते चले कि मंदिर निर्माण में ही लगे श्रमिकों कारीगरों से भी करेंगे मुलाकात। तो बड़ी अपडेट अयोध्या से, जहां पर आपको बता रहे हैं मूर्तिकार अरुण विशेष अतिथि होंगे और मंदिर निर्माण में भी हिस्सा लेंगे। तो बड़ी जानकारी अयोध्या से, राम मंदिर ध्वजारोहण में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अयोध्या से खबर सामने आ रही है, जहां पर राम मंदिर ध्वजारोहण में ही शामिल होने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मूर्तिकार अरुण योगीराज विशेष अतिथि होंगे और इसके साथ ही अमिताभ बच्चन, सोनू निगम को भी न्योता भेज दिया गया है। तो मंदिर निर्माण में भी श्रमिकों कारीगरों से मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी अयोध्या से, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के ही फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में ही हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें कि भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भी परिषद की इस बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही हरियाणा सरकार की मेजबानी में आयोजित की जा रही है। तो प्रधानमंत्री टीम भारत संकल्प समर्थन है और इसके साथ ही बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बैठक को लेकर प्रधानमंत्री टीम भारत संकल्प, ये जो समर्थन है, इसमें बैठक पर भी चर्चा होगी। अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर भी इसमें बताया जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ही नई अनाज मंडी में महाराजा शूरसैनी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में ही 83.70 करोड़ रुपए की ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सीएम ने कहा है कि अहिरवाल क्षेत्र के वीरों की भूमि है और महाराजा शूरसैनी न्यायप्रिय और धर्मात्मा और इसके साथ ही प्रजापालक राजा हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ही नारनौल विधानसभा क्षेत्र के ही विकास कार्यों का भी आश्वासन दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में ही विकास का पहिया तेजी से चलेगा। उन्होंने घोषणा की है कि कोरियावास में ही बनने वाले महर्षि चैवन मेडिकल कॉलेज के ही सामान्य अस्पताल का भी नाम शहीद राव तुलाराम रखा जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में ही सैनी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो विधायक जी ने कहा है कि गांव सीमा, रामपुरा, बरकोड़ा और कुतुबपुरा गांवों में लंबे समय से पीने के पानी की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा खामपुर गांव में एक नया नहर आधारित जलघर बनाया जाए जो गांवों को पानी उपलब्ध करवाएगा तथा महेंद्रगढ़ जिले की 16 ग्राम पंचायतों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसका भी मैं बनाने की घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने जो कोजीड़ा, नसीपुर और पटिकरा में 3 नए नहर आधारित जलघर की स्थापना और सुभाष नगर, कैलाश नगर, पीजी राजकीय कॉलेज, दिल्ली वाली ढाणी, पुरानी मंडी, फौजदार कॉलोनी और केशव नगर, हीरा नगर, शेखपुरा, नूनी अव्वल एवं किरोड़ अफगान में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण तथा नारनौल के अन्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं जो विधायक जी ने मांग रखी है। साथियों, विधायक जी ने जो कहा है कि नगर निगम नारनौल में, नगर परिषद नारनौल में पुराने चालक नाले को कवर किया जाए, इसको भी कवर करने की मैं घोषणा करता हूं जिसके ऊपर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। विधायक जी ने कहा है कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र की हमारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 92.95 किलोमीटर की 36 सड़कें
जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार अगर वहां टूटी होंगी तो उनको ठीक कराने का काम वो किया जाएगा। और इसी के साथ ही 27 किलोमीटर जो कि 6 सड़कों का निर्माण प्रगति पर चल रहा है, जो विधायक जी ने उसकी मांग रखी थी, पिछले दिनों हमने उसके पैसे जारी किए थे। और जो विधायक जी ने कहा है कि 6.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का 2,81,00,000 की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी किया जाएगा, जो 4 सड़कों की बात विधायक जी ने कही है। साथियों, मेडिकल कॉलेज कोरियावास से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारनौल से रामबास रोड को 4 लेन का बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आम जनता की समस्याओं को सीधे सुना। इस दौरान ही उन्होंने कई जन समस्याएं और विकास कार्य और नागरिकों की शिकायतों को भी ध्यानपूर्वक सुना। उनके त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम में कई विभागों के ही अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि उन्होंने समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ ही संभल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं की प्रगति, लंबित योजनाओं और इसके साथ ही समयबद्ध कार्यान्वयन पर भी जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को ही निर्देश दिए हैं कि जिले में ही सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और जल आपूर्ति जैसी योजनाओं को शीघ्रता से ही पूर्ण किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने जिले के ही विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अपने विभागों की भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो विकास कार्यों पर सीएम ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों से ही संबल प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है। आपको जानकारी देते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, जिसमें की रिपोर्ट भी मांगी गई और इसके साथ ही बैठक में कई विषयों पर चर्चा भी की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विकास कार्यों पर सीएम ने निर्देश भी अब फिलहाल दे दिए हैं। तो अधिकारियों से ही संबल प्रगति रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान विकास कार्यों पर सीएम ने निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही अधिकारियों से संभल प्रगति पर रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कई विषयों पर चर्चा भी की है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने ही अंबाला में ही शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम की याद में ही बन रहे शहीद स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। हमारी कोशिश है कि 25 नवंबर तक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले स्मारक तैयार हो जाए और यदि समय मिले तो उनका उद्घाटन हो सके। शहीद स्मारक में ही लेजर लाइट शो 360 डिग्री व्यू तक ही दिखाया जाएगा और स्मारक की गैलरियों में ही बनी दीवारों पर आदमी और घोड़े चलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 21 गैलरियों में ही कई आकर्षण और बेमिसाल दृश्यों का अनुभव होगा। इस मौके पर बीजेपी नेता प्रवेश शर्मा और इसके साथ ही रवि बुद्धिराजा और इसके साथ ही बलित नागपाल, बलकेश वत्स और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है और आप देखो कि आपने भी जाके देखा कि इतना अट्रैक्टिव है कि आदमी वहां से हिलना ही नहीं चाहता। इतना ये टेक्निकली और साइंटिफिकली, जैसे लाइट, लेजर का शो 360 डिग्री का दिखाया, बकायदा दीवार के ऊपर आदमी चलते हुए नजर आते हैं, घोड़े चलते हुए नजर आते हैं खाली दीवार के ऊपर। और ऐसे ही हर गैलरी हमारी, ये 21 गैलरियां हैं इसमें, हर गैलरी में एक से एक
कमाल करके दिखाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 तारीख तक ये पूरी तरह तैयार हो जाए और अगर प्रधानमंत्री जी को समय मिले तो वो इसका उद्घाटन कर दें, इसका अवलोकन कर दें, ये हम चाह रहे हैं। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी 150 किलोमीटर लंबी दिल्ली वृंदावन पदयात्रा पूरी करने के उपलक्ष्य में ही श्री बांके बिहारी मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर ही आचार्य शास्त्री ने धार्मिक और सामाजिक संदेशों के माध्यम से समाज में एकता, भक्ति और संस्कारों को बनाए रखने का आह्वान किया। पदयात्रा के दौरान ही श्रद्धालुओं और भक्तों ने ही आचार्य शास्त्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है, उनकी प्रेरक धार्मिक यात्रा को सराहा है। इसके साथ ही पूजा अर्चना के बाद ही आचार्य ने स्थानीय भक्तों से संवाद किया। धार्मिक शिक्षाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। आचार्य शास्त्री की पदयात्रा पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि समाज में भक्ति और एकता को लेकर उन्होंने खास संदेश दिया है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं ने ही उत्साहपूर्वक उनका जोरदार स्वागत किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि समाज में भक्ति और एकता का ये संदेश धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिखाया गया है और भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया, मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही यात्रा जो थी, पदयात्रा जो थी, वो अब पूरी हो चुकी है। आचार्य शास्त्री की यह पदयात्रा काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। समाज में भक्ति और एकता का यह संदेश खास तौर पर ही कृष्ण शास्त्री के द्वारा देखने को मिला है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं की जो भारी संख्या थी, सुरक्षा की अगर बात करें तो फिर पुख्ता इंतजाम भी थे और हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी, ऐसी खबर सामने आई थी, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल ठीक हैं और उनकी पदयात्रा जो थी वो अब पूरी हो चुकी है। तो आचार्य शास्त्री की ये जो पदयात्रा थी फिलहाल पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला था। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो वो भी पुख्ता थी। लालू परिवार की दीवारें दरक रही हैं। पहले तेज प्रताप को लालू ने परिवार से निकाला और अब रोहिणी आचार्य ने तोड़ दिया है परिवार से अपना नाता। क्या ये परिवार की आंतरिक लड़ाई है या चुनावी हार का गहरा असर? लालटेन की वो रोशनी जो कभी परिवार को जोड़कर रखती थी अब बुझती सी नजर आ रही है। हम आपको बताएंगे क्यों लालू परिवार में एक के बाद एक सदस्य छोड़ रहे हैं परिवार का साथ और क्या तेजस्वी यादव इस महाभारत में अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम के अंदर की सारी कहानी। लालू परिवार की दीवारें दरक रही हैं। पहले तेज प्रताप को लालू ने परिवार से निकाला, अब रोहिणी आचार्य ने तोड़ दिया परिवार से अपना नाता। क्या ये परिवार की आंतरिक लड़ाई है या चुनावी हार का गहरा असर? लालटेन की वो रोशनी जो कभी परिवार को जोड़कर रखती थी अब बुझती नजर आ रही है। हम आपको बताएंगे क्यों लालू परिवार में एक के बाद एक सदस्य छोड़ रहे हैं परिवार का साथ और क्या तेजस्वी यादव इस महाभारत में अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम के अंदर की कहानी। सोचिए, बिहार चुनाव के नतीजे जैसे ही घोषित हुए वैसे ही लालू परिवार में हलचल की आंधी उठ गई। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिसने हमेशा परिवार और राजनीति दोनों में अपनी पहचान बनाई थी, उसने अचानक सबको झकझोरते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं। और ये सिर्फ किसी भावुक फैसले की कहानी नहीं है। रोहिणी ने साफ कह दिया है कि ये कदम उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई तेज प्रताप के दबाव के बावजूद उठाया है और पूरा दोष वो स्वयं पर ले रही हैं। एक तरफ चुनावी हार की चोट और दूसरी तरफ परिवार में गहरे फूट की खबर। ये सिर्फ पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला मामला नहीं, ये आरजेडी के भीतर चल रहे एक खतरनाक गृह युद्ध की निशानी है। पिताजी को छोड़ने की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है।
अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। रोहिणी आचार्य के इस चौंकाने वाले फैसले के बाद आरजेडी के भीतर की खाई पूरी तरह से उजागर हो गई। पार्टी ने खुद इसे परिवार का आंतरिक मामला बताया, लेकिन वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की परिवार बनाम परिवार वाली भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। यानी बाहरी दुनिया में अब आरजेडी का अंदरूनी संकट खुलकर सामने आ गया है। सूत्रों की माने तो लालू राबड़ी ने तेजस्वी पर संजय यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई का दबाव नहीं डाला और शायद यही कारण है कि रोहिणी ने अचानक फट पड़ने का निर्णय लिया। पार्टी के अंदर से भावनात्मक कदम माना जा रहा है, एक ऐसा कदम जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को संदेश देने के लिए परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। मतलब ये सिर्फ राजनीति छोड़ने की बात नहीं, बल्कि एक परिवार और पार्टी के बीच चल रहे गहरे संघर्ष की पूरी तस्वीर है, जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। रोहिणी आचार्य ने खुलकर धावा बोल दिया। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज के बीच दबाव में उन्होंने ये दर्दनाक फैसला लिया। अगर आप नहीं जानते कि ये दोनों शख्स कौन हैं, तो चलिए इनके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी में शामिल हैं। वो बिहार से राज्यसभा सांसद भी हैं। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने जिस रमीज का नाम लिया है, वो सुल्तान भी तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगियों और सलाहकारों में से एक हैं। वो संजय यादव की तरह ही तेजस्वी के नजदीकी लोगों का हिस्सा माने जाते हैं। रमीज तेजस्वी यादव के निजी सचिवालय में काम करते हैं और पार्टी की रणनीति, मुस्लिम वोट बैंक मैनेजमेंट और चुनावी अभियान के अहम भूमिका निभाते हैं। रमीज तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वो यूपी के रहने वाले हैं। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी उन्होंने तेजस्वी के साथ देखा गया। रमीज समाजवादी पार्टी के एक पूर्व सांसद के दामाद हैं। संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के लिए खतरा मानते हैं और पहले से ही उनके रिश्तों में दरार थी। रोहिणी आचार्य के समर्थन में उनके भाई तेज प्रताप यादव आ गए हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि रोहिणी आचार्य बिल्कुल सही बात कह रही हैं। एक मां होने के नाते, एक बहन होने के नाते और एक बेटी होने के नाते जो काम उन्होंने किया है, वो शायद ही कोई बेटी या मां कर सकती है। सभी बहनों के लिए वो पूरी तरह से पूजनीय है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। खबर ये भी है कि रोहिणी को बिहार चुनाव में प्रचार करने से रोका गया। रोहिणी अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार करना चाहती थी, जिससे उन्हें रोका जा रहा था। अब बेबस रोहिणी करती भी क्या, वो नाराज होकर सिंगापुर चली गई। रूठी रोहिणी को मनाया गया और वापस बुलाकर चुनाव में प्रचार के लिए अनुमति दी गई, लेकिन सिर्फ राघोपुर में, जो तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट थी। रोहिणी छपरा की अलग अलग सीटों पर जाकर प्रचार करना चाहती थी, लोगों से मिलना चाहती थी, लेकिन पार्टी में उनकी एक ना चली। लालू परिवार में पहले से ही संजय यादव को लेकर विवाद का साया हमेशा मंडराता रहा है। तेज प्रताप यादव ने उन्हें कई बार जयचंद तक कहा है। तेज प्रताप का आरोप है कि संजय पार्टी के भीतर फूट फैलाते हैं और तेजस्वी के चारों ओर ऐसा घेरा बनाते हैं जिसमें परिवार के लोग खुद को अलग अलग महसूस करते हैं। सितंबर 2025 में तेज प्रताप ने खुलकर कहा था, जयचंदों ने पार्टी को खोखला कर दिया है। इन शब्दों के निशाने पर संजय यादव ही थे। 2022 से 2025 के बीच कई बार पार्टी में उठते विवादों में संजय का नाम सामने आया, जब परिवार के सदस्य या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नाराज नजर आए। यहाँ तक कि रोहिणी ने भी किडनी दान के बाद फैली अफवाहों के लिए संजय को जिम्मेदार ठहराया। इन सभी घटनाओं ने संजय यादव की छवि एक ऐसे व्यक्ति की बना दी है जो पार्टी के भीतर न केवल
बेहद प्रभावशाली हैं, बल्कि विवादों का केंद्र भी हैं। महागठबंधन की करारी हार और 35 सीटों पर सिमटने के बाद अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संजय यादव की रणनीति ने पार्टी को गंभीर चोट पहुंचाई है? सीट बंटवारे में देरी, जातिगत समीकरणों की गलतफहमी और प्रचार की दिशा में चूक अब खुलकर सामने आ रही है। लेकिन जब रोहिणी आचार्य ने सीधे आरोप लगाए कि ये सब उनके दबाव में हुआ, तो मामला और भी भयंकर हो गया। पार्टी में चर्चा है कि अगर इस समय कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो 2030 तक महागठबंधन का वोट बैंक बिखर सकता है और तेजस्वी यादव वो इस पूरी लड़ाई में खामोशी साधे हुए हैं। उनकी ये चुप्पी सवालों की आग को और भड़का रही है। क्या ये रणनीतिक चुप्पी है या मौन में छुपा असमर्थता? रोहिणी के परिवार से दूर जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या लालू अब इस टूटते परिवार को संभाल पाएंगे? क्या तेजस्वी के लिए सत्ता की कुर्सी अपने परिवार से भी ज्यादा अहम हो गई है? क्या अपने ही भाई से रिश्ते टूटने के बाद अब तेजस्वी के कंधों से उसकी बहन का हाथ भी छूट जाएगा? लालू परिवार की महाभारत अब राजनीतिक नहीं बल्कि निजी रिश्तों की भी जंग बनती जा रही है, जहां हर कदम पर विश्वास और वफादारी की कसौटी पर परखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ही होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके पहले ही श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने ही दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम किया है। श्रद्धालु मंदिर में ही भगवान राम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और आगामी समारोह में भी हिस्सा लेने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आपको अयोध्या से खबर बता रहे हैं, जहां पर मंदिर में ही श्रद्धालु जो है उनका ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों को लेकर वो उमड़ रहे हैं और इसके साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है और इसके साथ ही श्रद्धालु जो है वो दर्शन करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो मंदिर में श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो देखने को अब मिल रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुविधाओं की बात करें तो उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आने लगा है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ही 25 नवंबर को होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारी जो है अब और ज्यादा खास मानी जा रही है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसके पहले ही आपको बता दें कि श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए मंदिर परिसर में अब पहुंचने लगे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को ज्यादा सही करने के लिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, जो व्यवस्थाएं हैं उसको अच्छे से ही सुविधाओं का इंतजाम जो है वो किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा भी श्रद्धालुओं की जो है वो बनी रहे। इसके साथ ही श्रद्धालु मंदिर में ही भगवान राम के दर्शन कर आशीर्वाद भी अब लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि आगामी समारोह में ही हिस्सा लेने की जो तैयारी है वो भी लगातार श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। तो अयोध्या में मंदिर में ही श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ध्वजारोहण समारोह की तैयारी है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि सर्द का टाइम है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु जो हैं दर्शन के लिए लगातार मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं और मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।